आज का जो टॉपिक है कि डर से श्रद्धा की ओर, फ्रॉम फियर टू फेथ। ये जो टॉपिक है, ये बहुत जरूरी टॉपिक है यार। आजकल के माहौल में, जैसे अभी आतिश भी कर बता रहा था कि कोरोना है, मदर को इस तरह का डर है ना। लेकिन भाई, मदर के पीछे ईश्वर है, मदर के पीछे आस्था है, मदर के पीछे जीवन की शक्ति है। इस बात का भरोसा भी होना चाहिए। तो होता क्या है ना कि ये जो टॉपिक है, जैसे फ्रॉम फियर टू फेथ, मुझे ना बचपन से ना ये टॉपिक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए में काफी सारे टॉपिक्स पे बात होती है, स्टेप, ट्रेडिशन, एनोनिमिटी, पता नहीं किस किस चीज पे बात होती है। वो सारे भी जरूरी है, बट ये जो टॉपिक है ये बहुत ही जरूरी है। तो ये जीवन को मेरे जीने का, सुबह से शाम तक जो मैं जीवन को जीता हूँ, मैं कैसा जीवन जीऊंगा, उसका एक एक पल निर्धारित करता है कि मैं कैसा जीवन जीऊंगा। तो ये जो टॉपिक है उस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ना, मैं जैसे फेथ, मैं तो बचपन से अपने आप को धार्मिक व्यक्ति मानता नहीं था। मैं सोचता था मेरे अंदर आस्था नहीं है। पर ऐसा कहते हैं कि कोई भी आदमी ऐसा होता नहीं है कि जिसके अंदर आस्था ना हो, फेथ ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसके अंदर आस्था ना हो। हर आदमी, मतलब ऐसा प्राणी संभव ही नहीं है जिसे हम फेथलेस क्रिएचर कह सकें। ऐसा प्राणी, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मानुष संभव ही नहीं है। मानुष है तो फेथ अवश्य होगा। तो ऐसा व्यक्ति संभव नहीं है जिसमें फेथ ना हो। हर आदमी के अंदर फेथ है। ऐसा किसी भी प्रकार से, किसी भी, मतलब जैसे वो कोई प्राणी संभव नहीं है ना जिसकी तीन आंखें हों, या जिसके पीछे जिसके चार पैर और चार हाथ हो। वो संभव ही नहीं है ना, संभावना ही नहीं है। इसी प्रकार से ये जो फेथ है, इसके बिना इंसान का जन्म लेना ही संभव नहीं है। जब जैसे ही इंसान जन्म लेता है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली फेथ होता है। फेथ हमेशा होता है। तो अब हम इस देखेंगे, इस टॉपिक को देखेंगे कि भाई इसमें ऐसा है क्या मेरे साथ। अगर मेरे अंदर फेथ है तो मुझे डर क्यों लगता है ना। मुझे लगता है कि फेथ और फियर दो अपोजिट चीजें हैं। तो फेथ मेरे अंदर है, उसके पश्चात भी मुझे डर लगता है, तो इस चीज को देखेंगे। तो अब जैसे मैं बात कर रहा था, मैं दरअसल जब मैं अपने बचपन की कहानी बताना चाहता हूँ। मैं जब पैदा हुआ, तो पैदा होने के बाद मुझे किसी ने बताया कि भाई ऐसा है। जब मैं स्कूल में गया तो लोगों ने बताया कि भाई पृथ्वी के आसपास कोई प्लेनेट में, ये एक, शायद आपको किसी का ना माइक म्यूट करना पड़ेगा बैकग्राउंड से। तो जो सौर मंडल है हमारा, जो सोलर सिस्टम है, उसमें 8 प्लैनेट्स हैं। और मैं मान गया, है ना। क्यों मान गया? मैंने जाके काउंट करा था, मैंने जा जाके एक एक प्लैनेट पे देखा था। क्यों मान गया? आप लोग कहते हो बिल बॉब ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की 1938 में। जब भी शुरुआत करी, मैं 1938 में जिंदा था। क्या मैं बिल बॉब को ये मीटिंग करते हुए देख रहा था? क्या वहां पे 100 मेंबर आते थे, उनकी आपस में मीटिंग होती थी? क्या मैंने देखा था? देखा था मैंने? बिल्कुल नहीं देखा था। क्यों मान गया? कैसे मान गया? आप लोगों ने मुझसे कहा कि यहाँ पे एक दिन आने के हिसाब से शराब से मुक्ति हो जाती है। जब मैं आया था, जब तो नहीं देखा था ना, मेरे जीवन में नहीं हुआ तो मैंने नहीं देखा। हो सकता है इन लोगों ने कभी शराब पी ना हो। मैं कौन सा इनके जीवन में लगातार इनको देखते ही आ रहा हूँ? मैं कौन सा जासूस हूँ कि इनको देखता आ रहा हूँ? मुझे क्या पता। तो आप लोगों ने कहा कि भाई ये सामने आपके एग्जाम्पल हैं, और इस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे आके प्रोग्राम किया, और इस तरीके से इनका जीवन अच्छा हो गया। लोग बताते थे मेरी नौकरी, हो सकता है झूठ बोल रहे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और बहुतों को तो लगता ही है, जो ए में नए नए मेंबर आते हैं, बहुत को ऐसा लगता भी है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है यार, पीछे जाके पीता होगा। ऐसा सोचते हैं ना। मैंने देखा था क्या? मुझे कैसे भरोसा हो गया आपके ऊपर? क्योंकि फेथ जो है ना, मेरे पास ऑलरेडी है। मतलब आप जा रहे हो, और जाते 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 सामने से एक भिखारी मिल गया। उस भिखारी ने आपसे कहा कि भैया भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे 2 रुपए दे दे, 10 रुपए दे दे। आपने निकाल के दे दिए। आपने निकाल के कैसे दे दिए? आपकी जेब में पैसे होंगे जब ही तो दिए। अगर पैसे जीवन में आपके जेब में होते ही नहीं तो कैसे देते? दे ही नहीं सकते थे भैया। तो ये पैसे दिए, और इसलिए दिए कि जेब में पड़े थे। तो अब यहाँ पर आए, किसी ने बताया कि भैया ऐसे ऐसे इस प्रोग्राम के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से शराब से मुक्ति हो सकती है। आप दोबारा आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि आपके अंदर फेथ है। फेथ है, जब भी फेथ दिया है इस प्रोग्राम में।
जब भी फेथ लगाया है। पैसा जेब में था जब भी भीख दी है ना, पैसा जेब में था जब भी किसी को दिया है। इसी प्रकार से फेथ तो आपके मन में ऑलरेडी है, इसीलिए फेथ दिया है। और मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके मन में फेथ ना हो ना, तो आपको न्यूज चैनल डरा भी नहीं सकते। जो न्यूज चैनल बताते रहते हैं ना, कोरोना में इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए, समय ऐसा आने वाला है और महंगाई बढ़ने वाली है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, भैया कोई भी आपको डरा ही नहीं सकता। होता क्या है उस केस में, आप गलत चीज पे भी फेथ कर लेते हो, बस ये प्रॉब्लम है ना। तो अब जैसे कोरोना को लेके लोग डरे हुए हैं ना, वो इसलिए नहीं डरे हुए हैं कि कोरोना के कारण डर है। कोरोना के कारण जो उसकी इंटरप्रिटेशन हो रही है ना, जानलेवा है, ये है, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके कारण दुनिया देखो बंद पड़ी हुई है आजकल। मेरे को तो लगता नहीं है कि कोई जरूरत है दुनिया के बंद होने की, लेकिन अब दुनिया बंद पड़ी हुई है, बहुत से लोग घरों में बंद पड़े हुए हैं। मैं ना एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। जनरली हम ए में बाहर की बातें करते नहीं है, पर ये बाहर की बात नहीं है, मेरे जीवन से रिलेटेड बात है। क्योंकि 12/12 में तो कोरोना के बारे में भी नहीं लिखा हुआ, 12/12 में तो लॉकडाउन के बारे में भी नहीं लिखा हुआ, 12/12 में तो ये भी नहीं लिखा हुआ कि भैया जब घर के अंदर लॉकडाउन में रहना पड़ेगा तो कैसे मुझे अपना जीवन बिताना है। हर चीज 12/12 में नहीं लिखी हुई है, पर मेरे डे ऑन एंड डे, मतलब मैं जीवन को जब जीता हूँ, तब मेरे अंदर जो मुख्य रूप से चीजें आती हैं, फियर, फेथ, मेरे अंदर जो भी प्रॉब्लम आती है मुझे जीवन की, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो चीज है, इसके बारे में मैं मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक बार एक आदमी था। और ये बातें बताना इसलिए जरूरी है कि इस समय ये जरूरी है बताना। तो एक आदमी था और वो जो रेफ्रिजरेशन किसी कंपनी में काम करता था, तो बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर होते थे। अब मैं उन रेफ्रिजरेटर की बात नहीं कर रहा जो 220 240 लीटर के घरों में रखे होते हैं। बड़े बड़े जो रेफ्रिजरेशन के पूरे पूरे मतलब जो मतलब इंडस्ट्रियल वो होते हैं, जिसके मतलब 5-5 कमरों के बराबर उनका खरीद होता है। तो अब ये जो तो वो आदमी जो था वो एक ये सच्ची घटना है, ये शायद यूरोप वगैरह की घटना है। वो आदमी रेफ्रिजरेशन यूनिट में काम करता था। उस दिन उसको जाना था, कोई बच्चे का बर्थडे था, कहीं पे बाहर शादी में जाना था, लेकिन फैमिली के साथ बाहर निकलना था। और वो लेट हो रहा था। अब हुआ क्या कि उसके जो बाकी के साथी थे वो रेफ्रिजरेशन यूनिट से बाहर निकल गए। कम मतलब जो रेफ्रिजरेशन वाली यूनिट थी उसमें काम करता था, मैकेनिक था। उसके बाकी 4-5 साथी जो थे उस रेफ्रिजरेशन वाली यूनिट से ना बाहर निकल गए। वो अकेला छूट गया। अब वो पैनिक हो गया। पैनिक हो गया तो उसने उसे पता था कि अब तो रेफ्रिजरेशन जो है वो 0 डिग्री से नीचे जाएगा और मैं मर जाऊंगा। उसे सब पता था कि उसकी सांसें बंद हो जाएंगी, उसके साथ ये हो जाएगा, उसके साथ वो हो जाएगा। और वो ठीक उसी तरीके से, जो उसे पता था कि जब रेफ्रिजरेशन यूनिट बंद होगी तो टेम्परेचर जो मेरा 0 से नीचे जाएगा, उसके बाद मेरी सांसें बंद हो जाएंगी, मेरी हार्ट बीट रुक जाएगी। कैसे कैसे मरना चाहिए रेफ्रिजरेशन यूनिट के अंदर जब बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाएगा, बिल्कुल वैसे ही मरा वो। और पता है खास बात क्या थी? जब सुबह रेफ्रिजरेशन यूनिट खोली गई, उस दिन तो उन्होंने रेफ्रिजरेशन को ऑन ही नहीं किया था। मतलब टेम्परेचर कभी 0 डिग्री से नीचे गया ही नहीं, रेफ्रिजरेशन तो ऑफ पड़ा हुआ था उस दिन। और वो आदमी अपनी पत्नी को पत्र लिख के सोया कि अब मेरे जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है, मेरी सांसें थम रही हैं, 0 डिग्री से नीचे जा रहा है, मेरा ये जम रहा है, मेरा खून जम रहा है। इस तरीके से ना वो एक एक चीज पूरा पूरा ना लिख लिखा के अपने जो पैड था उस पर लिख लिखा के सोया। और जब सुबह देखा गया और पता चला, जब उसका इंस्पेक्शन हुआ, तो भैया रेफ्रिजरेशन यूनिट तो ऑन ही नहीं था। वो आदमी केवल अपने भरोसे के कारण कि अब टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे जा रहा है, इसलिए मर गया। और आए दिन जो ये साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट वगैरह के जो टेस्ट करते हैं हिप्नोसिस के, हिप्नोसिस कुछ नहीं होता। हिप्नोसिस का अर्थ ये होता है कि आप किसी के सजेशन को सच मान रहे हैं, आप किसी आदमी के सुझाव को सच मान रहे हैं, उसे हिप्नोसिस कहते हैं। सुबह से शाम तक हम 250 बार हिप्नोसिस में जाते हैं। जब आप न्यूज देखते हो, न्यूज में कहते हैं कि दिल्ली में 15,000 लोग पीड़ित हो गए, 20,000 लोग पीड़ित हो गए। आपने जाके काउंट करे हैं क्या? काउंट तो नहीं करे हैं, है ना। तो अब उनकी बात को भरोसा कर लिया आपने, किसी के सजेशन को मान लिया, और उसके ऊपर तो ये जो किसी के सजेशन को मान लेना, निर्विरोध मान लेना, ये हिप्नोसिस ही होता है एक तरह का। तो सुबह से शाम तक 50 बार हिप्नोसिस होता है हमारा। और हिप्नोसिस दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं कि अगर हिप्नोसिस नहीं होगा तो इंसान को ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो हिप्नोसिस में हम नेचुरली जाते रहते हैं। तो खैर, मैं जो बताने जा रहा था, जो डॉक्टर जो हिप्नोसिस करते हैं ना, जब वो हिप्नोसिस करते हैं, अगर कोई आदमी पहलवान भी हो ना शायद, तो जो हिप्नोसिस्ट हिप्नोटिस्ट
हिप्नोटिस्ट होते हैं जब वो किसी पेशेंट को लेके जाते हैं हिप्नोसिस के अंदर, तो उसको अगर ये वो आदमी अगर पहलवान भी हो, बहुत बलिष्ठ भी हो, और उससे कह दें कि भाई ये पेपर वेट है तो इसको उठा नहीं सकता, तो वो उसको उठा ही नहीं पाता। क्योंकि जैसे ही हिप्नोटिस्ट ने कह दिया कि तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू इसे उठा सके, वो बात को मान जाता है। और ऐसा देखा जाता है कि उसकी मसल्स वगैरह जो है, मांसपेशियां जो है, उनमें खिंचाव होता है, लेकिन फिर भी वो पेपर वेट को नहीं उठा पाता। तो हिप्नोसिस में क्या होता है, हम सजेस्टिबिलिटी की एक स्टेट में होते हैं। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे को आप जो भी कह देते हो मान लेते हो। अच्छा, बच्चा है, मेरा नाम ऋषि है, मैंने क्या खोजा था क्या अपना नाम? मुझे तो बताया कि तेरा नाम ऋषि है, मैं मान गया ना। अब मुझसे कोई कहे कि भैया तेरा नाम रवि है, नहीं मानूंगा। आकाश है, नहीं मानूंगा। ऋषि है, हाँ मान जाऊंगा। अगर 50 लोगों में कहें भाई ऋषि, तो मुझे एकदम अपनी आवाज सुनाई भी दे जाएगी। भाई अब मेरा चक्कर क्या है, पूरा भरोसा है, मेरा नाम ऋषि है, मैंने उसके अगेंस्ट कभी आर्ग्यू नहीं किया, मैं मान गया। तो इसी प्रकार से जो पेशेंट होते हैं ना, वो सजेस्टेबल होते हैं, उन्हें जो भी बता दो वो उस समय हिप्नोसिस के दौरान मान जाते हैं, है ना। तो होता क्या है उनके साथ, वो अगर उनसे कह दिया जाए कि पेपर वेट भी तो उठा नहीं सकता, तो वो नहीं उठा पाते। क्या उनके अंदर ताकत नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्या उनके अंदर बल नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्या उनके अंदर एक पेपर वेट को उठाने का तरीका नहीं मालूम? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो फिर क्या कारण है? अब उनका बात जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि तुम ये पेपर वेट नहीं उठा पाओगे, ये इस बात पे पूरा भरोसा हो गया है। इस बात पे पूरा भरोसा हो गया है। तो जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं ना, कैंसर के पेशेंट को जब तक पता नहीं चलता कि मुझे कैंसर है, अब कैंसर क्या है, एक लाइलाज बीमारी है, जीने की उम्मीद ही टूट जाती है। तो जब तक उसको पता नहीं चलता कि मुझे कैंसर है, जब तक वो आराम से जिंदगी जीता है। और जब जैसे ही पता चलता है मशीनों के द्वारा डायग्नोज होके कि भैया तुझे कैंसर है और मेरे जीने की कोई उम्मीद नहीं है, तो बिल्कुल वो फिर आसानी से, जैसे कैंसर के पेशेंट मरते हैं ना, वैसे ही मर जाता है। मैं ये कहानियां इसलिए बता रहा हूं कि आज का माहौल ऐसा चल रहा है और आज ये बताना जरूरी है। ये जीवन से रिलेटेड चीजें हैं। एक ना, तो ए में जब मैं आया ना, तो इन लोगों ने मुझे अच्छी तरह याद है, मैं शुरू की मीटिंग कर रहा था, 2-4 बार मैंने मीटिंग करी, 2-4 दिन हुए थे, तो एक मेंबर था, अब मेंबर वो आज भी है। तो उस मेंबर ने पता नहीं कहां से, मैं जॉबलेस था, मैं जो भी था, 25 साल का था, जो भी था, उसने समझ ली कोई बात, और उसने मुझसे मीटिंग के बाहर मुझसे मिला। अब मैं ये बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है, ए में क्या इंपॉर्टेंट है, कितनी पावरफुल चीज है ए। तो मैं तो ए में आके सब कुछ विश्वास करने लगा था। ए मुझसे कहता था भाई, जो भी मुझसे ए कहता था वो मैं करता था, मुझे ए पे पूरा भरोसा था। अब वो मुझे स्पॉन्सर आया, और उसने स्पॉन्सर नहीं था, एक मेंबर था, ओल्ड टाइमर था, मेरे लिए ओल्ड टाइमर था यार। मैं तो मुझे तो मुश्किल से 10-12 दिन हुए थे, अगले आदमी को 3 साल हो गए थे, 3 साल का बर्थडे मनाया था उसने। तो मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहने गया था, तो उसने मुझसे कुछ बोला जो मेरे को आज भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा उसका योगदान है उस आदमी का। तो उसने कहा कि आज तू लिखता है कुछ? मैंने कहा हाँ, डायरी वगैरह लिखता हूँ। अच्छा, डायरी लिखने का मुझे बहुत पहले से शौक है। तो कहता है कि अच्छा तो कुछ लिखता है ना, तो एक काम कर, तू घर जा आज, और वहां जाके किसी पेज के ऊपर तुझे जो जो अपने जीवन से 1 साल में चाहिए, जो जो तुझे अपने जीवन से 1 साल में चाहिए, वो एक डायरी के ऊपर लिख ले, एक पेज के ऊपर लिख ले, और उस पेज को कहीं छुपा दे जो तुझे दिखे ना। आज जो जिस दिन तू अपना पहला बर्थडे मनाएगा ना, जिस दिन तू यहाँ पे पहला बर्थडे मना रहा होगा, उस दिन जाके वो कागज खोलना। तू अगर 100 चीज लिखेगा तो 60 चीज उसमें से पूरी हो जाएगी, 60% पूरा हो जाए। कहता है ना, अनुभव से बता रहा हूं। मुझे उसकी बात जम गई। मैं तो भाई भरोसा करते ही था ये वालों पे, मुझे तो बड़ी मुश्किल से वरदान मिल गया था। मैं घर में गया, और मैंने अपनी जो, मेरे पास नौकरी नहीं थी, मेरे किचन में खाना नहीं था, मेरी हालत बेकार थी। तो मैंने पेज निकाल के मैंने लिखा कि मुझे नौकरी चाहिए, इतने की चाहिए, मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे फोन चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, जो भी 25 साल का लड़का सोच सकता है ना, वो सब कुछ मैंने सोचा। और मैंने अपनी एक डायरी में निकाल के, उस डायरी के पेज को हटा के घर में कहीं छुपा दिया, जहां किताबें विताबें रखी थी उसके बीच में सरका दिया। मुझे पता था कि यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं भूला नहीं था कि कहाँ रखा हुआ है। मैंने वो अपनी जो 10-12 चीजें थी वो लिख के डाल दी, और अपना आसानी से किताबों के बीच में छिपा दिया। समय बीतता गया, मुझे पता था कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, मैंने लिख के। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, एक दिन मेरा 1 साल पूरा हुआ। लेकिन उसने जो मुझे ये लाइट दिखा दी थी ना,
जैसे कि वो समंदर का जहाज होता है, लाइट हाउस होता है ना, एक लाइट होती है, लाइट की तरफ चलता रहता है किनारे पे जाने के लिए। अंधेरे में तो किनारा दिखता नहीं है ना, लाइट दिखती है, लाइट की तरफ जाता है। तो उसी प्रकार से मैं, वो जो पेज मेरे जीवन में रखा हुआ था, एकदम लाइट हाउस की तरह काम कर रहा था शुरू शुरू में 3-4 महीने में। फिर मुझे ए में आने की आदत ही पड़ गई, प्रोग्राम पक्का हो गया। और उसके बाद मैं 1 साल बाद मैंने वो लिस्ट खोली। मैंने तो जो 12 चीजें लिखी थी ना, उससे भी ऊपर 12 चीजें हो चुकी थी। मतलब वो तो क्या था, 60%, यहाँ पे 200% वो काम हो चुका था। 200% में ज्यादा पा चुका था। ये होती है फेथ की ताकत। तो फेथ मेरे जीवन में हमेशा काम करता है। तो अब जैसे मैं पहले शुरू शुरू में कह रहा था कि भाई ये जो प्रोग्राम है ना, ये तो टोटली फेथ का प्रोग्राम है। पर केवल ये प्रोग्राम नहीं, जिंदगी के जितने प्रोग्राम है सब फेथ के प्रोग्राम है। सांस, पहली पहली सांस और आखिरी सांस, उसके बीच में जो भी माजरा है ना, बस फेथ का ही माजरा है। उसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। फेस, अब जैसे आदमी है, अब आदमी सांस तो लेगा ही लेगा ना। आदमी तो सांस तो लेगा ही लेगा, पैदा होने के बाद जब तक जिएगा, जब तक सांस लेता ही रहेगा ना। इसी प्रकार से आदमी जब तक जिंदा रहेगा, किसी ना किसी चीज पे फेथ करता ही रहेगा। बस प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है कि भैया आदमी चलेगा तो कदम तो रखेगा, कभी कभी कदम कीचड़ में पड़ जाता है। भाई यही तो प्रॉब्लम है। भाई रास्ते पे चलेगा, कदम तो जरूर रखेगा, बिना कदम रखे तो रास्ता चलना संभव नहीं है ना। ऐसी जिंदगी बिना फेथ के तो संभव ही नहीं है। जिंदगी है तो फेथ तो है ही, और फेथ के लिए मुझे कुछ करना नहीं है, फेथ मेरे अंदर ऑटोमेटिक है। बस मेरे साथ हो रहा क्या है, जब आदमी चलता है तो कभी कभी कीचड़ में पैर रख देता है, कभी कभी गोबर में पैर रख देता है, कभी कभी गंदगी में पैर रख देता है, कभी कभी पैर गड्ढे में पड़ जाता है। इसी प्रकार जब आदमी की नेचुरल टेंडेंसी है फेथ करना, फेथ अवश्य करे, ऐसे इतना करे, फेथ जरूर करेगा, है ना। जैसे बच्चा होता है, पैसे तो जरूर खर्च करेगा, अच्छी चीजों पे खर्च करेगा या गलत चीजों पे खर्च करेगा। बच्चा क्या, मतलब कोई भी आदमी पैसे तो अवश्य खर्च करेगा। पैसे तो वो भाई भी खर्च कर रहा है जो शराब पी रहा है ना। तो पैसे तो अवश्य खर्च करेगा। इस तरह फेथ तो मैं अवश्य खर्च करूंगा। बिना फेथ खर्च करे तो काम चलता ही नहीं। नदी है तो पानी आएगा और पानी जाएगा। तो फेथ तो मैं करूंगा। मेरे को प्रॉब्लम क्या हो गई है, कुछ गलत चीजों पे फेथ हो गया है। तो जब मेरे को जीवन देने वाली शक्तियों पे फेथ होता है तो मैं पीसफुल होता हूं। जब मेरे को जीवन लेने वाली, जिंदगी को चैलेंज करने वाली, है ना, मृत्यु वाली ऐसी चीजों पे फेथ हो जाता है तो मैं डर जाता हूं। अभी उदाहरण ले लो, कल को कोई आदमी जाए हॉस्पिटल में, अपने सारा चेकअप कराए। अब चेकअप में वो अपनी बॉडी के अंदर घुस के कोई देख रहा है, कुछ मिला के एक रिपोर्ट तो निकल के आ रही है कंप्यूटर से। नंबर ही तो है, कुछ कुछ नंबर ही तो है। अगर डॉक्टर ये कह देता है कि भैया तेरी सारी रिपोर्ट बहुत हेल्थी है, तू एकदम परफेक्ट हेल्थ में है, आदमी की जो छाती है ना उसमें 2 इंच फैलाव आ जाएगा, 2 इंच और चौड़ी हो जाएगी, एकदम चौड़ी हो जाएगी। क्यों जी? क्योंकि डॉक्टर पे ट्रस्ट तो करता ही है, डॉक्टर पे फेथ तो करता ही है। अब उसने कह दिया तेरे को तो, तेरा तो जीवन जीने की जो ताकत है और भी स्ट्रांग है, तेरे जीवन जीने की संभावना और भी स्ट्रांग है। फेथ आ गया। वही रिपोर्ट अगर ये कह दे कि भैया तेरा तो शुगर बीपी सब कुछ लो है, तेरा तो ये खतरनाक है, तुझे तो और टेस्ट कराने पड़ेंगे, तेरी जिंदगी खतरे में है, कितनी मन की शांति मिलेगी उस आदमी को? कितनी मन की शांति मिलेगी? तो फेथ जब गलत चीजों पे हो जाता है। अच्छा, मुझे बताया क्या गया है ना, मुझे बताया ही गया है डॉक्टर को सुनना जरूरी है। भाई साहब, देखो जिस मैं क्षेत्र में हूँ, पब्लिशिंग क्षेत्र है, वहां पे मेडिकल जर्नल वगैरह छपते रहते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि 40% पेशेंट इसलिए मरते हैं हॉस्पिटल में कि उनको गलत दवाई दे दी गई है। गलत दवाई दे दी गई है, कोई बीमारी थी नहीं। तो ऐसा भी होता है। तो अब चक्कर क्या है ना, कि मैं ना अपना, जब आदमी, एक कहानी, ये तो सच्ची कहानी है कि एक पेशेंट था और उसको ऐसा बताया गया कि भाई उसको मतलब कोई शिकायत की, सर दर्द वगैरह की।
तो वो किसी डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर माना जाना डॉक्टर था। उसने कह दिया तुझे ब्रेन ट्यूमर है। और जब उसे कह दिया कि तुझे ब्रेन ट्यूमर है और तू अपने 6 महीने में 2-3 महीने में अपनी जिंदगी का हिसाब किताब पूरा कर ले, प्रॉपर्टी वगैरह का लेन देन पूरा कर ले, तो वो डॉक्टर्स का तरीका होता है ये कहने के लिए कि भैया तेरी मौत तेरे करीब है। वो बंदा गया और वो ठीक वैसे ही जिया जैसे ब्रेन ट्यूमर का मरीज जीता है। और जब वो 6 महीने में मर गया, और मरने के बाद जब उसके स्कल को ऑपरेट किया गया तो उसमें कोई ट्यूमर ही नहीं था, कोई ट्यूमर ही नहीं था। और ऐसी तो एक मेडिकल केस स्टडी भी है कि एक बार ऐसी अखबार में खबर छपी कि कोई ऐसी दवाई आई है जिससे ट्यूमर वगैरह ठीक हो जाता है, कैंसर वगैरह ठीक हो जाता है। तो एक बंदा था, वो पहुंचा अपने डॉक्टर के पास, कहता है कि यार ये वो फलानी दवाई आई है, तुम्हारे पास भी डोज आई होगी, मुझे दे दो, मेरे को कैंसर है। उसको 3rd स्टेज का कैंसर था, और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो डॉक्टर ने वो दवाई दे दी। डॉक्टर ने जो दवाई दे दी तो बंदा ठीक हो गया, कुछ ही 2-3 हफ्ते के अंदर ठीक हो गया, एकदम फिट रहने लगा। 3 महीने बाद खबर छपी, उसी न्यूज़पेपर मेडिकल जर्नल्स वगैरह में खबर छपी, वो जो दवाई आई थी जो ये क्लेम कर रही थी कि वो कैंसर को ठीक कर देती है, वो दवाई फेक है, वो दवाई कारगर नहीं है। उस बंदे को दोबारा फिर 2 हफ्ते में कैंसर हो गया, दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचा, और डॉक्टर के पास पहुंचा, कहता है कि वो जो दवाई थी पिछले वाली वो फेक थी, जिसके कारण मुझे दोबारा कैंसर हो गया। तब डॉक्टर ने ये कहा कि दरअसल जो दवाई की ओरिजिनल डोज थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, वो बिल्कुल मस्त थी, वो ओरिजिनल थी। बाद में जो दवाइयां बनी वो नकली थी, पहली वाली जो थी वो ओरिजिनल थी, उसका असर था। उसकी मेरे पे एक डोज अभी और पड़ी हुई है। डॉक्टर ने बोला उसकी मुझे एक डोज अभी और पड़ी हुई है, तू कहे तो मैं लगा दूं। तो पेशेंट मान गया, क्योंकि डॉक्टर जब वाइट कपड़ा पहन के बैठता है ना, आप उस पर हर चीज का विश्वास करते हो यार, हर चीज का हम लोग उस पर विश्वास करते हैं। उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने की हमारे अंदर ताकत नहीं है, क्योंकि उसको कॉन्ट्रडिक्ट करे इतने सारे लोग मान रहे हैं, इतनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी एमबीबीएस डिग्री है, इतना वाइट कोट पहन के बैठ, दुनिया उसे एमबीबीएस मान रही है, दुनिया, मैं कैसे उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर दूं, चाहे वो मेरा कत्ल ही कर रहा हो उस समय अपनी गलती से। और 100 में से 40 पेशेंट जो मरते हैं उसी गलती के कारण मरते हैं, नोसिबो इफेक्ट कहते हैं इसे मेडिकल साइंस में। तो खैर कुल मिलाकर वो डॉक्टर थोड़ा अच्छा आदमी था। डॉक्टर का अच्छा आदमी भी होना बहुत जरूरी होता है ना। कभी कभी कोई कोई डॉक्टर हजारों लाखों में कोई एक डॉक्टर अच्छा भी होता है। तो उसने कहा कि भाई ऐसा है, ये जो दवाई थी, जो बाद की जो डोजेज आई वो नकली थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। जो ओरिजिनल सॉल्यूशन आया था, जो शुरू शुरू में डोज आई थी बहुत अच्छी थी, एक डोज मेरे पास पड़ी है, बता तो लगा दूं तेरे को, ठीक हो जाएगा तू। अब उसने डॉक्टर पे भरोसा कर लिया, डॉक्टर ने डोज वो लगा दिया, उसका फिर एक हफ्ते में कैंसर ठीक हो गया। वो मस्ती में खेलने लगा, वो नॉर्मल रहने लगा, डॉक्टर से मिलने लगा, सारा का सारा कैंसर साफ। और वो डॉक्टर के पास आया, और अब डॉक्टर को प्रॉब्लम क्या हुई, डॉक्टर ने कहा कि इस बार तो उसने कोई दवाई दी नहीं थी, उसने तो ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाया था, सलीन इंजेक्शन लगाया था, मतलब पानी दिया था बॉडी में, कुछ नहीं दिया था, और एक तरीके का ग्लूकोज दिया था, कुछ नहीं दिया था, उससे ठीक हो गया। तो ये जो आदमी का फेथ है ना डॉक्टर पे, ये ठीक करता है और यही मार देता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि फिर खबर छप गई कि भैया वो जो दवाई आई थी उसकी सारी की सारी डोजेस नकली हैं, वो टोटल दवाई फेक है। अनफॉर्चुनेटली ये मरीज जो आसानी से जी रहा था, इसने दोबारा वो खबर पढ़ ली और खबर ने उसे मार दिया। ये मीडिया की करी हुई हत्या थी, मर गया बेचारा। फेथ है, किसी और चीज में फेथ है ना। तो मेरी आदत ही ऐसी है कि भाई मैं फेथ करूंगा, मैं फेथ जरूर करूंगा। मेरे को प्रॉब्लम क्या है इस आदमी की कहानी के साथ, जब जब उसने जीवन देने वाली शक्ति के ऊपर फेथ किया कि दवाई मेरा केस रिजॉल्व कर देगी तो ठीक हो गया, और जब उसे यह बताया गया कि दवाई नकली है, मेरा जीवन नहीं बचा पाएगी, कैंसर मुझे मार देगा, जब जब कैंसर पे फेथ रहा तो मर गया, बीमार पड़ गया, है ना। एक बार क्या हुआ, हम कई सारे लड़के थे, उस समय 18-19 साल का रहा था मैं। थोड़ा थोड़ा पीना वीना स्टार्ट किया था, ज्यादा नहीं पीता था। किसी पार्टी के पैसे वैसे होते नहीं थे, किसी पार्टी ब्याह बारात में कुछ मिल गया तो एक बोतल के अंदर 50, मतलब एक बोतल के अंदर 5 लोगों ने पी ली। उस तरह के शराबी थे, बियर वियर पीने वाले। बियर मैंने ज्यादा पी नहीं है वैसे, लेकिन उनके बीच में 1-2 पैक मार लिए, बस ऐसे ही छुपा छुपू के, उस तरह का था। अब क्या हुआ
कि शादी में जाना था। हम लोग शाम के टाइम बाहर निकल रहे थे, शाम को बारात जाती थी, हम निकल रहे थे। अब मेरे को प्रॉब्लम क्या हुआ, वो कभी कभी पसीने से जांघों के बीच में, थाइस के बीच में वो फंगस हो जाता है ना, और चला नहीं जाता। मैंने कहा ऐसे तो मैं डांस कर नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा, लड़के ने किया, ऐसा कर, अपने घर जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो एक काम कर, मेरे कमरे में जा, उस वाले कोने में ड्रॉर रखा है, ड्रॉर के अंदर एक ट्यूब पड़ी हुई है, वो ट्यूब है क्वाड्रीडम की, क्वाड्रीडम लगाने से ठीक हो जाता है ना, क्वाड्रीडम की ट्यूब है, उसे क्वाड्रीडम लगा ले, ठीक हो जाएगा। क्वाड्रीडम मैंने भी पहले यूज करी थी। मेरा घर थोड़ा दूर था, मैं कहा जाऊंगा तो आधा घंटा और लगेगा, और सब लोग तैयार बैठे थे गाड़ी में जाकर बैठ के जाने के लिए शादी में। तो मैं चला गया। अब मैं गया तो उसके लाइट चली गई, बिजली, पावर पावर कट हो गया। अब कुछ दिखना बंद हो गया। पर फिर भी मैं उसके कमरे में सारा दिन पड़ा रहता था, तो मुझे आइडिया था। मैं गया, मैंने वो ड्रॉर खोला, उसके अंदर से वो निकाला डब्बा, उसके अंदर से हाथ को टच करके फील किया कि ट्यूब कौन सी होती है ना, वो ट्यूब निकाली, और उसके अंदर से जो वो था उसका लोशन, वो अंदर अंधेरा तो था ही ऑलरेडी, फटाफट लगा लिया, और मेरा वो ठीक हो गया। ठीक है। अब शादी में मतलब शादी को कर करा के वापस आए, और देखा तो भैया मैंने जो, मतलब ट्यूब तो थी उसमें क्वाड्रीडम की, पर मेरे क्वाड्रीडम की जो ट्यूब थी वो कहीं और रखी हुई थी, उस डब्बे के अंदर थी नहीं। उस डब्बे के अंदर जो मैंने क्रीम लगाई थी, वो फेयर एंड लवली करके एक क्रीम आती थी पहले, वो लड़के लगाते थे जिससे गोरे दिखे थोड़े से। ये 1999 वगैरह की बात है यार। उस समय लोगों में गोरा गोरा दिखने का बड़ा चाव हुआ करता था। तो उस दिन लगाया, वो भी लगाया करता था फेयर एंड लवली। उसकी फेयर एंड लवली लगा के ही ठीक हो गया मैं, क्वाड्रीडम की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस भरोसा था क्वाड्रीडम में, अब तो ठीक कर देगी 1 घंटे के अंदर। कर दिया। तो फेथ कोई ऐसी नई चीज नहीं है, कोई आसमानी चीज नहीं है जो मेरे को पानी है। फेथ मेरे अंदर ऑलरेडी है। यहां फिर चक्कर क्या पड़ता है कि भैया फेथ में कर किस चीज पे रहा हूं, वो देखने की जरूरत है। वही हमारा एक तरह से जैसे इन्वेंट्री लेते हैं ना, कभी कभी इस चीज की भी इन्वेंट्री लेनी चाहिए, मेरा फेथ किस चीज में है, मेरा फेथ किस चीज में है। अब जैसे ए पे जब मैं आया तो मुझे बताया कि भैया फेथ तो तू जरूर करेगा, कभी कभी तू प्रो लाइफ चीजों में, जीवन के जो जीवन को सपोर्ट करती है। अब जैसे कोई कोई आदमी होता है, वो ये मानता है वो किसी काम का ही नहीं है, उसका फेथ है, उसका वो मूल्यहीन आदमी है। अब ऐसे आदमी के पास बेरोजगारी तो ऑटोमेटिकली आएगी, उसे लगता है कि मूल्यहीन है। अब मूल्यहीन आदमी को नौकरी कौन देगा, मूल्यहीन आदमी को पैसे कौन देगा, मूल्यहीन आदमी को कोई अपने यहाँ पे रखेगा क्यों। तो जिस आदमी के अंदर ये भरोसा होता है ना, वो अंदर से बदसूरत है। तो उसके जो स्वभाव होता है ना, चिड़चिड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसे फेथ होता है यार कि कोई आदमी, मैं तो बदसूरत हूं, मुझे तो पसंद करने का मैं पसंद करने लायक आदमी नहीं हूं, और पसंद करने आए लायक आदमी नहीं हूं, और कोई मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, मतलब षड्यंत्र कर रहा है। मतलब कोई इसका मतलब होगा, मतलब इसके पीछे कोई चाल होगी, गहरी चाल होगी। कुछ इस तरह का चक्कर है ना। अगर आदमी को अंदर से ही लगता है कि मैं खूबसूरत हूं, मैं अच्छा हूं, तो उसके संबंध ऑटोमेटिकली अच्छे होते हैं, है ना। तो आप इसीलिए बदसूरत आदमी ना, कभी कभी जो अपने आप को बदसूरत कोई होता नहीं है, मानने वाली बात है, फेथ है। अब तो चक्कर क्या है कि कोई बच्चे स्कूल में जाए, अब उसका टीचर, सारे के सारे टीचर का ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। भाई साहब वो इंटेलिजेंट ही बन जाएगा। क्योंकि जब लोग, अब लोग 24 घंटे चिल्लाए। अच्छा यार, मैंने तो कोरोना देखा भी नहीं है, बस खबर सुन रहा हूं, चाहे लोगों से, चाहे आ, लोगों से, कुछ जान पहचान वालों से, और न्यूज चैनल से, और या फिर यूट्यूब पे, या फिर न्यूज कहीं से भी, मतलब। और जो मरीज कोरोना से पीड़ित है, कोरोना उन्होंने नहीं भी देखा। भाई कोरोना कोई बड़ी चीज कोई है, चिड़िया हो, कुत्ता हो, शेर हो, ऐसी कोई चीज होती तो देख लेते। ये तो ख्याली पुलाव है। अब ख्याली पुलाव इसलिए कह रहा हूं, मेरा फेथ नहीं है इसमें ज्यादा, सही बता रहा हूं। तो होता क्या है कि देखा तो है नहीं मैंने, है ना। खैर, तो मैं बचपन से, जब से मैं यहां पर आया, जब मैं यहां पर आया, तो मैं, वो कहते हैं ना स्टिक टू द विनर। आप लोग स्टिक टू द विनर क्यों कहते हो? मैं प्रोग्राम की बात कर लेता हूं थोड़ी सी। आप लोग स्टिक टू द विनर क्यों कहते हो? आप ये क्यों नहीं कहते स्टिक टू द लूजर? क्या स्टिक, जो लूजर जो हैं, जो लगातार रिलैप्स करते रहते हैं, वो ए मेंबर नहीं है? क्या ए कोई दुर्भावना रखता है लूजर्स के प्रति? जो लोग रिलैप्स कर रहे हैं, क्या उनके प्रति हम कोई बुरी भावना रखते हैं? बिल्कुल कोई बुरी भावना नहीं रखते हैं। तो फिर हम क्यों कहते हैं भैया स्टिक टू द विनर? हर न्यू मेंबर से हम यही कहते हैं, स्टिक टू द विनर।
क्यों कह रहे हैं? क्या कारण है इसके पीछे? जो विनर है वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे देगा? क्या विनर अपनी सोब्राइटी का कोई मतलब है? कोई ए में 20 साल से आ रहा है, हम कहते हैं न्यू कमर से तो उसके पास पहुंच जा, तो क्या वो अपने 10 साल की सोब्राइटी न्यू कमर को दे देगा क्या? बिल्कुल नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। तो फिर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि जो विनर है ना, वो बातें ऐसी करेगा कि ये प्रोग्राम काम करता है। वो बातें करेगा ऐसी कि सोब्राइटी जो है, क्योंकि देखो मैं यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, मेरा दिमाग हमेशा शेप बदलता है। मेरा दिमाग हमेशा शेप बदलता है। और कैसे शेप बदलता है? जैसी बातों को सुनता है। तो जब मैं किसी ओल्ड टाइमर के पास, किसी ओल्ड टाइमर के पास जाऊंगा जो विनर है, इस प्रोग्राम में विनर है, उसकी बात सुनूंगा, तो वो तो वही बात बताएगा कि भैया सोब्राइटी संभव है, सोब्राइटी आसान है, इजी डज इट, वन डे एट अ प्रोग्राम वर्क्स, इट वर्क्स, इट वर्क्स, इट वर्क्स। मतलब वो तो यही कहेगा ना, काम करता है, एक का प्रोग्राम काम करता है भाई, प्रोग्राम का प्रोग्राम काम करता है। मैं कहता हूं यार कि शराब से इस तरह की पीड़ा होती है, इस तरह का मुझे क्रेविंग होती है, वो कहेगा क्या बकवास कर रहा है बे? एक का प्रोग्राम काम करता है या मीटिंग में आ, ठीक है? तो वो मुझसे लगातार प्रोग्राम काम करता है यही बात बताएगा, और जो बात मैं सुनूंगा उस हिसाब से मेरा दिमाग शेप हो जाएगा। जैसे अभी कोरोना की बात सुन सुन के मेरे मन में फियर आ गया ना भाई, कोरोना का कौन सा, कोरोना मुझसे आके मेरे से लड़ रहा है, जैसे कि ऐसा कोई है कि मेरे पे हमला कर दिया कोरोना ने आके? दिख भी नहीं रहा भाई, बातें सुन रहा हूं, बातें सुन सुन के मेरा दिमाग प्रोग्राम हो गया। ऐसे ही मैं जब स्टिक टू द विनर करता हूं ना, उनकी बातें सुनता हूं। एक ऐसा लॉ है, मतलब लिखा हुआ नहीं है, कि हर आदमी जिन 5 लोगों से सबसे अधिक बातचीत करता है ना, उनका एवरेज होता है। हर आदमी, कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, उसके 5 दोस्तों देख लो, 5 दोस्तों में वो एवरेज होगा कभी भी, है ना? आप ए में आ जाओ, ए में देख लो, ए में जब मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद अपने अपने ग्रुप बनाते हैं ना लोग, बस 2-3 ग्रुप होते हैं ना बाहर जाके, जो चार आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। चाहे तो एक तो वो होता है जो औरतों के बारे में बात कर रहे होते हैं, कहाँ से लानी है, कितने की लानी है, वो भी होते हैं। एक वो जो होते हैं रिलैप्सर एक साथ खड़े होते हैं, और एक प्रोग्राम वाले एक साथ खड़े होते हैं ना। तो अब आप ये देख लो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो हर आदमी, हर आदमी अपने जैसे 5 लोगों के बीच में एवरेज है, जिनसे सबसे ज्यादा समय बिताता है, जिनके साथ वो जनरली, और ये मोटे तौर पे ठीक है। तो कहानी क्या है, हम स्टिक टू द विनर इसीलिए कहते हैं। अब मैं ये बात आ रहा हूं, फेथ तो काम करेगा, मैं ये बता चुका हूं पहले ही, फेथ अवश्य काम करेगा, फेथ हमारे अंदर ऑलरेडी है। बात आ रही थी कि अब हमको कई सारी नेगेटिव चीजों पे बिलीव हो गया है, कई सारी नकारात्मक चीजों पे भरोसा हो गया है, वहां से कैसे बचे? बात दूसरी चलिए, पहला प्रश्न तो हो गया, डर से फेथ की तरफ मूव करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फेथ मेरे अंदर ऑलरेडी है, कोई मूव नहीं करना, ऑलरेडी है। मेरे को क्या करना है? सही जगह अपने फेथ को लगाना है, बात ये हो रही है। ये बात कोई फियर से फेथ की तरफ मूव नहीं करना, ऑलरेडी मेरे अंदर फेथ है, फेथ वाला ही आदमी हूं, बस गलती से कुछ गलत जगह पे भरोसा हो जाता है मेरा, मेरी श्रद्धा कुछ गलत जगहों पे चली जाती है, उससे कैसे बचना है, बात उसकी हो रही थी कि मेरी श्रद्धा जो है वो सही चीज से लगे। उसके ऊपर ये दूसरे प्रश्न की बात हो रही है, मैं श्रद्धा को सही जगह कैसे लगाऊं? तो वो मैं कहता हूं कि जो मैं बता रहा हूं कि ए में कहते हैं स्टिक टू द विनर, क्यों कह रहे हैं हम लोग? स्टिक टू द विनर जो है वो बात ऐसी करेंगे, फेथ वाली, प्रोग्राम में भरोसे वाली, और उसी तरीके से मेरा दिमाग प्रोग्राम हो जाएगा। मतलब भाषा का मेरे जीवन पे इतना फर्क पड़ता है, आप किसी भी आदमी को केवल उसकी भाषा सुन के उसके जीवन का स्तर बता सकते हैं। जो लोग हर बात पे गाली देते हैं ना, उनका जीवन भी ऐसे बिखरा बिखरा रहता है। जो सम्मान से बात करते हैं, सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके कपड़े भी देख लेना, आपको ठीक ही मिलेंगे, थोड़े तरीके से पहने हुए होंगे। तो भाषा का मेरे जीवन पे इतना फर्क पड़ता है, मेरे जीवन में जो द्वार खुलते हैं वो भाषा के कारण खुलते हैं। अब मैं इस बात को इस तरह से बताता हूं, कोई आदमी हो कबीले वाला, कबीले वाले होते हैं ना एकदम ट्राइबल लोग, किसी भी ट्राइबल आदमी को भर के आप कैंसर के कीटाणुओं का इंजेक्शन दे दो, कोरोना का इंजेक्शन दे दो, सब कुछ नहीं होने वाला। ये एक्सपेरिमेंट बहुत हो चुके हैं, वो छपते नहीं है, और छपते भी हैं तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता।
ठीक है, क्योंकि मेडिकल साइंस ही बंद हो जाएगा फिर। तो पूरा कोरोना के कीटाणु भर के उसके शरीर में लगा दो, उसे कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? इसलिए नहीं होने वाला कि वो तो आपकी भाषा जानता नहीं है। आप उसे समझा नहीं पाओगे कोरोना ये चीज है, कोरोना से जीवन को खतरा है, कोरोना का ये हो जाएगा, समझा ही नहीं पाओगे, भाषा ही नहीं जानते आप उसकी। आपने इंजेक्शन लगा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन सेम आदमी को जादू टोने वाली कोई बात बता दो, वो उस पर असर कर जाएगी। लेकिन जादू टोने वाली बात आपको बताई जाए तो आप भरोसा नहीं करोगे, आप उस बात को समझते ही नहीं हो। जब तक आप समझोगे नहीं, अब मेरी भाषा है कोई, है ना, अफगानी बोलता हूं, अब मैं ऐसे कुछ करके बोल दूं आपसे, अब मैंने आपको जो बोला वो समझ में ही नहीं आया, समझ में नहीं आया तो आप पे असर नहीं किया। असर जब ही करेगा जब समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, असर जब ही करेगा जब समझ में आएगा। समझ जो आती है वो भाषा के द्वारा आती है ना। तो जब गंदी बातों के बीच में बैठता हूं तो मुझे गंदी चीजें समझ में आती है, मेरे जीवन पे गंदी चीजों का असर होता है। जब मैं अच्छी बातों के बीच में बैठता हूं, अच्छी चीजें समझ में आती है, तो रिलैप्सर तो यही बताएंगे सोबर रहना कितना मुश्किल है। दिमाग मान जाएगा सोबर रहना बहुत मुश्किल है, हो जाएगा। जो विनर हैं वो ये बताएंगे सोबर रहना कितना आसान है। तो दिमाग मेरा फ्रेम हो जाएगा। तो फेथ जो है ऐसा नहीं है कि भैया एक दिन आप सुबह उठोगे आपको हर पॉजिटिव चीज में फेथ हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो दिमाग की जो प्रोग्रामिंग होती है ना, धीरे 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 प्रोग्रामिंग होती है, लेकिन होती जरूर है। और जीवन में, अच्छा दूसरी बात क्या है कि जीवन दिमाग की प्रोग्रामिंग 24 घंटे होती रहती है, हमेशा होती रहती है। अब मेरे को जरूरत क्या है ना कि मैं जाके जैसा बनना है वैसी लोगों के बीच में बैठ जाऊं। ये चीज कभी फेल नहीं होगी। सोबर होना है, ये बिग बुक बहुत अच्छी चीज है। जाके जो लोग ऑलरेडी सोबर हैं, स्टिक टू द विनर, उनके साथ बैठ जाओ। रिलैप्स करना है तो उनके साथ बैठ जाओ, रिलैप्स कर रहे हैं। अच्छा पारिवारिक जीवन जीना है, उसके साथ जाके बैठो जिसका अच्छा पारिवारिक जीवन है, जाके बैठो। आपको वो बार बार वही बातें करेगा, दिमाग प्रोग्राम हो जाएगा, दिमाग प्रोग्राम हो जाएगा, है ना। तो जो बातचीत हो रही है वो मेरे पे असर करती है, और मेरी बातचीत में जैसे शब्द होते हैं वैसे ही मेरा जीवन होता है। कोई कुछ आदमी ऐसे होते हैं, अब मैं तो मराठी नहीं जानता हूं लेकिन हिंदी जानता हूं, आप समझ जाओगे। अरे जिंदगी कैसी है, और भाई क्या हाल चल रहे हैं, कहेंगे अरे यार बसूड़ी चल रही है, सारी परेशानी चल रही है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। आप उसकी शक्ल देख लेना, उसका जीवन देख लेना, उसकी भाषा और उसका जीवन हमेशा एक जैसा मिलेगा। आदमी का जो चेहरा होता है ना, धोखा दे सकता है। आदमी की भाषा जनरली उसके जीवन जैसी होती है। तो आप, और जो आदमी जैसी भाषा का प्रयोग करता है ना वैसी बन जाता है। तो मेरी जो फेथ है उसको प्रोग्राम कैसे करना है पॉजिटिव। मेरा फेथ तो ऑलरेडी है मेरे अंदर, फेथ को लाना नहीं है, कहीं से इकट्ठा करके लाना नहीं है। अब बात ये हो रही है कि फेथ को सही जगह कैसे ले जाना है, जिससे सही जगह रखूं मैं। सबसे सही तरीका है उस तरह की भाषा पढ़ना चालू कर दो, उस तरह का साहित्य पढ़ना चालू कर दो, उस तरह की बातें करना चालू कर दो, उस तरह के लोगों के बीच में बैठना चालू कर दो। क्योंकि फेथ जो है ना कोई ईंट पत्थर की चीज नहीं है। ये तो जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना। अरे अभी हम लोग हिंदुस्तान का मैच देखने लगे 1983 वर्ल्ड कप का, जब लास्ट में विनिंग शॉट लगा था, कपिल देव ने वर्ल्ड कप उठाया था, हम सारे के सारे मुस्कुराने लगेंगे। क्यों जी? क्यों जी? वो वर्ल्ड कप तो टीवी के अंदर एक पिक्चर चल रही है ना, हमें खुशी किस बात की हो गई? टीवी से भाई, टीवी का कोई भी तार मेरे अंदर तो नहीं लगा हुआ ना, आपके अंदर भी नहीं लगता, तो खुशी वो तो कपिल देव ने टीवी के अंदर उठा रहा है, हमें क्यों खुशी हो रही है? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं अपनी सराउंडिंग से, अपने आसपास की चीजों से। उन्हें हमेशा कोई मतलब देते हैं कि इसका मतलब हिंदुस्तानी ने वर्ल्ड कप उठाया, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, यानी हम वर्ल्ड कप विनर हैं, लेकिन मतलब हम अच्छे हैं, तो खुशी होती है ना। तो इसी प्रकार जब मैं अच्छे लोगों के बीच में बैठता हूं ना कभी ये भरोसा आ जाएगा मैं भी अच्छा हूं। जब मैं कामयाब लोगों के बीच में बैठूंगा ना कभी भरोसा आ जाएगा मैं भी कामयाब हूं, है ना। तो मुझे नहीं पता कि ऐसा होता क्यों है, पर अपना जो नेचर है, अपनी जो प्रवृत्ति है वो पानी की तरह है यार।
पानी में रंग मिलाओगे तो पानी वैसे ही हो जाएगा, ब्लू रंग मिलाओगे तो ब्लू हो जाएगा, येलो मिलाओगे तो येलो हो जाएगा। और यहां जिम्मेदारी निभानी है, जिम्मेदारी। नेगेटिव आदमी के पास बैठना ही नहीं है। अरे यार तुम तो मतलब देखो मेंबर हो, समझदार हो, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी है, बहुत से 20-25 साल वाले भी हैं आपके बीच में। मैं जिंदगी में दो चीज नहीं करना चाहता। एक तो मैं शराबी की बात नहीं सुनना चाहता, जो उसकी स्ट्रेंथ होप एक्सपीरियंस है उसकी बात नहीं, जो उसकी फालतू की बातें होती हैं। और एक मैं ओल्ड टाइमर नहीं बनना चाहता, ओल्ड टाइमर। ठीक है। अब दुर्भाग्यवश केवल 10 साल से ऊपर जो होता है उसके ओल्ड टाइमर बोलने लगते हैं। लेकिन मुझे ओल्ड टाइमर सुनने का कोई शौक नहीं है। मुझे आज भी ऐसा लगता है मैं ए में नया नया आया हूं, मेरे में एक नया मेंबर जो होता है उसकी ऊर्जा है, उसकी आशा है। मैं निराश नहीं होना चाहता जिंदगी से। मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं जिंदगी से निराश नहीं होना चाहता, मैं जिंदगी को आशापूर्वक जीना चाहता हूं, है ना? तो एक हरिवंश राय की कुछ पंक्तियां हैं, मैं सही पंक्तियां नहीं जानता, लेकिन जो भी जानता हूं बोल रहा हूं। किसी ने सुनाई थी, अब जो मुझे याद रही है वो बता रहा हूं। वो मजा नहीं है पाने में जो है पाने के अरमानों में, पा जाता तो हाय ना इतनी प्यारी लगती मुझको मेरी मधुशाला। तो कुछ जीवन के ना हसरतें होनी चाहिए, जीवन की ना कुछ हसरतें होनी चाहिए। यार ये पाना है, ये करना है, फैमिली को ये करना है, उसके लिए ये करना है, वो जीवन है यार, है ना? तो एक बार मैं कहीं से आ रहा था तो एक मुझे सज्जन मिल गए बस के अंदर, बातचीत होने लगी। तो कहने लगे कि मैं डॉक्टर हूं और अपने अनुभव से ये बता रहा हूं। वो कुछ वैद्य टाइप के डॉक्टर थे, मतलब आयुर्वेद वाले थे। कहते हैं कि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जिंदगी तो सांसों पे चलती है, लेकिन सांसें जो है वो हौसलों पे चलती हैं, सांसें जो है वो फेथ पे चलती हैं। तो भाई ऐसा है ना कि फेथ जो है मेरे अंदर ऑलरेडी है, मुझे अपने फेथ का सही जगह प्रयोग करना है। भरोसा जो होता है ना, भरोसे पे टिका रहना है। तो अभी चक्कर क्या है ना, ऐसे में जैसा कि माहौल चल रहा है ना, ऊपर आसमान में देखना है बस एक बार, और ये कहना है कि ईश्वर मेरा तेरे पे ना पूरा भरोसा है। ये कोविड आए, कोविड का बाप आए, मैं जिंदा रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, मैं स्वस्थ रहूंगा। ये बोलना है। क्योंकि मैं कैसे बता रहा हूं, दिमाग कैसे प्रोग्राम होता है? बोलने से प्रोग्राम होता है। एक में मीटिंग कर रहे हो आप, इतने दिनों से सोबर हो गए हो, उससे पहले बहुत से लोग नीम हकीम सब कुछ करके आए हैं, डॉक्टर पॉक्टर सब कुछ मिल के आए हैं ना। ये कौन सा इंजेक्शन लगाता है भाई? केवल बातों के सिवा, सोबराइटी की बातों के सिवा, 12 भाई 12 के प्रोग्राम के सिवा, गॉड के फेथ के, इनके सिवा किस चीज के वो करता है? कि ये केवल बातें तो करता है ना, एम और तो कुछ नहीं होता ना। अच्छा ठीक है, बिग बुक लिख लो, बिग बुक पढ़ लो, बिग बुक में तो बातें तो लिखी हुई है ना, इसके सिवा तो कुछ भी नहीं है ना, है ना? बातों बातों में जिंदगी बन गई लोगों की। अगर बातों बातों में ये हो गया कि मैं सोबर हो गया, तो बातों बातों में ना मैं बलिष्ठ भी हो सकता हूं, बातों बातों में मैं आगे भी जा सकता हूं, है ना? तो बातें मेरे दिमाग को प्रोग्राम करती हैं। तो पहला प्रश्न ये था, मुझे टॉपिक था ना फियर से, डर से श्रद्धा की तरफ। पहली बात क्लियर होती है, श्रद्धा मेरे में अटूट है यार। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तूने काउंट करा है क्या? नहीं। भारत में कितने स्टेट हैं? जो भी हैं 39, 29। क्या झारखंड भारत का स्टेट है? हाँ, मैं तो कभी गया भी नहीं। तुझे कैसे पता कि झारखंड कोई जगह है? मुझे तो अमरावती का नहीं पता यार, अमरावती का मैं गया कोई हूं, है ना? तो लेकिन अमरावती जगह है, आप लोग बोल रहे हो, है ना? अभी आतिश बोल रहा था नागपुर में लॉकडाउन है, उसने बोला, मैंने मान लिया कि हाँ भाई नागपुर में लॉकडाउन है। मैं नागपुर में जाकर देख के कोई आया हूं कि लॉकडाउन है या नहीं है। इधर आतिश ने बताया, उधर से न्यूज वालों ने बता दिया उधर लॉकडाउन है, 2-4 मेंबर और हैं नागपुर के। मान गया। क्यों मान गया? आतिश की बात पे क्यों नहीं शक हुआ मुझे? क्योंकि भाई फेथ है मेरे अंदर। अगर मेरे अंदर ही फेथ ना हो तो आतिश कितना भी बोलता रहे, क्या फर्क पड़ रहा है? तो फेथ तो मेरे अंदर है ना? और देखना है, फेथ तो मेरे अंदर भरा पड़ा है, लगा कहां रहा हूं। तो अब लगाना कहां है? जैसी बातें सुन रहा हूं, जैसी बातें कर रहा हूं, जैसी बातें मेरे दिमाग में चल रही हैं, सबसे सही तरीका है, अगर जीवन बदलना है तो भाषा बदल दो। दिमाग में 24 घंटे शब्द चलता रहता है ना, जैसे कि अरे मेरी बीबी ठीक है। अबे ठीक होने का मतलब क्या होता है? कोई मजबूरी का सौदा है क्या? मेरी बीबी लाजवाब है, ऐसा कह के देखो, फिर देखो कैसा लगता है, जीवन कैसा चल रहा है।
अरे जीवन ऐसा चल रहा है जो शब्दों में बयां ना हो पाए। अरे केवल बोल के तो देखो। अच्छा, माँ की हालत कैसी है? अरे माँ एकदम फिट है, बड़ी तेजी से रिकवर कर रही है। कह के देखो भाई। अच्छा, तुझे अपनी बहन कैसी लगती है? अरे मुझे अपनी बहन जैसी कोई लड़की लगती नहीं भाई, वो सबसे खास है। तेरा बच्चा कैसा है? अरे भाई वो तो भगवान ने अपने हाथों से ही बनाया, उसके बारे में क्या बोलूं। ऐसे शब्दों का प्रयोग तो करके देखो यार, करके तो देखो। करने का प्रोग्राम है, जिंदगी में बदल जाएगा पूरा। तो मुझको प्रॉब्लम क्या है, अपनी जो भाषा है उसका सही प्रयोग करना है। अब मुझे पता नहीं भैया ये स्टेप में लिखा है नहीं लिखा, पर मैं, क्योंकि मैं ईमानदारी से बता दूं, मेरी चेष्टा होती है कि अपना जो भाई है ये मेंबर, उसकी जिंदगी अच्छी हो जाए। मेरे को जो सबसे शॉर्टकट बढ़िया तरीका मालूम होता है, आप मेरे घर पे आओगे ना यार, मैं आपको घटिया खाना नहीं दूंगा, मैं आपको बढ़िया खाना दूंगा जो मेरे पास सबसे बेहतर होगा। तो मैं भी एक पैदाइशी जेंटलमैन हूं, आप लोग भी पैदाइशी जेंटलमैन हो। जो सबसे बेहतर होता है ना, हर आदमी सबसे बेहतर ही देता है यार अपना, तो वो सबसे बेहतर ही दे। तो मुझे जो सबसे बेहतर तरीका पता होता है दिमाग को प्रोग्राम करने का, सबसे बेहतरीन 2-3 तरीके यही हैं। भाषा बदलो, है ना। जीवन कैसे, नौकरी तेरी कैसी है? भाई ठीक ठाक चल रही है, गुजर बसर हो रही है। अबे ये कोई शब्द है कहने के यार? सड़े हुए टमाटर हैं यार ये। बढ़िया सी चीज बोलो। नौकरी कैसी चल रही है? भाई साहब काम करने में ना जबरदस्त मजा आता है मुझे। ऐसा मजा तो मुझे पहले कभी नहीं आया। कह के तो देखो इन शब्दों का, आपका पूरा ओरिएंटेशन बदल जाएगा। और जब दिमाग का ओरिएंटेशन बदलेगा ना, डेस्टिनी बदल जाएगी। तो एक तो भाषा बदलनी है, संगत बदलनी है। संगत, संगत की बात बोल रहा था ना, स्टिक टू द विनर। जो चाहिए, जिनके पास है, जैसे लोगों के पास है, उनके पास जाके बैठ जाओ भाई, सब हो जाएगा। जीवन में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, दिमाग कुछ भी लर्न कर सकता है। तो इस तरीके से ना मुझे उन लोगों के बाद बैठना है जिनमें जीवन के प्रति स्ट्रांग फेथ हो। जो फियर की बातें कर रहा है उससे दूर रहना है यार, उसको उस पर छोड़ दो, उसको उस पर छोड़ दो। ठीक है, हमेशा उसके पास जाओ, जीवन अच्छा जी रहा है, जो आपको चाहिए, है ना। हमेशा उसके पास जाओ, धीरे धीरे फेथ ट्रांसफर होता है ना। एक अलेक्जेंडर का, सिकंदर का एक कथन था, हमेशा उस सेना से कभी मत डरना जिसके अंदर 100 शेर हो, उसका जो लीडर है वो गीदड़ हो। हमेशा उस सेना से डरना जिसमें 100 गीदड़ हो, लेकिन जो उनका लीडर है, सरदार है, वो शेर हो। शेर जो है अपना भरोसा गीदड़ों को भी दे देगा और सारे के सारे शेर बन जाएंगे। चेस के खेल में होता है ना, आपका पियादा, आपका जो पॉन होता है दूसरे वाले के उसमें पहुंच जाता है तो क्वीन, बिशप, नाइट कुछ भी बन जाता है। बस ऐसे ही होता है। तो लीडर जो होता है अपना भरोसा लोगों में दे देता है, शेर शेर वाला भरोसा दे देता है। और गीदड़ क्या करता है अपना, क्योंकि लीडर है, उसको कौन हटाएगा, उसकी बात को कौन कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, वो अपनी बात नीचे दे देता है। तो इसी कारण ये होता है कि जीवन के बारे में, पैसा कमाना आसान है, मुश्किल है, सही है, गलत है, ये सारी चीजें हमें परिवार से मिली है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि पत्थर की लकीर है वो बदल सकती है। बस मैं जाके उन लोगों के साथ बैठ जाऊं, मैं वैसी भाषा का प्रयोग करने लगूं जो मेरे दिमाग को रीप्रोग्राम कर देगी। और दिमाग कभी भी रीप्रोग्राम होता है, कोई ईंट पत्थर की चीज नहीं होता है दिमाग। जैसे वो माँ जब रोटी बनाती है, चपाती बनाती है, तो आटा का डफ होता है ना, कोई भी शेप दे दो, वो कभी भी हो सकती है। कुछ इस बारे में शेयर करना था, तो केवल 3 ही पॉइंट थे। डर से श्रद्धा की तरफ कैसे जाना है, जाना ही नहीं है, श्रद्धा में ऑलरेडी हूं मैं। तो मुझे फिर करना क्या है, श्रद्धा सही जगह पे लगानी है ना। तो तीसरा पॉइंट ये था कि भाई श्रद्धा लगानी कैसे है। उसके 2 तरीके हैं कि जैसा बनना है वैसे लोगों के पास जाके बैठ जाओ, भाषा बदल दो, भाषा बदल दो। जो बार बार सुनूंगा, जो बार बार बोलूंगा, उससे दिमाग मेरा प्रोग्राम हो जाएगा। और ये एक सतत प्रक्रिया है, इवन परमानेंट चेंज होने लगेगा धीरे धीरे। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया और मैंने इस विषय में अपने विचार जो जरूरी समझे वो शेयर करे। आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसका तहे दिल से शुक्रिया।